अब इसको लिखना है आपको, तो कैसे लिखोगे? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जिसमें विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, क्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, वस्तुएं समरूप पाई जाती है और कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा किया जाता है। यह आप लिख सकते हो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं देख लेंगे कि क्या इसकी विशेषताएं हैं। अब जो डेफिनेशन में अभी मैंने बताया था वो ही इसकी विशेषता है। पहली विशेषता क्या है? इसमें विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। इसमें विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, खूब इसमें विक्रेता होते हैं। दूसरी बात, इसमें वस्तु समरूप पाई जाती है। समरूप कैसे? समरूप, समान रूप की वस्तुएं पाई जाती है, जो रंग रूप गुणवत्ता आकार प्रकार कीमत तक उसमें क्या रहती है? इंक्लूड रहती है, यानी समान रहती है। तो कीमतें कैसी पाई जाती है? समान पाई जाती है। और कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। इसमें क्रेता तो आ ही सकते हैं, लेकिन विक्रेता की भी एक विशेषता है कि विक्रेता, जो भी विक्रेता आना चाहे, यानी उसका आगमन और बहिर्गमन विक्रेता का स्वतंत्र रूप से होता है। किसी पे कोई रोक टोक नहीं है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। आपकी इच्छा है कि लाभ कमाना है तो इसमें आ जाइए। अगर घाटा लग गया है, किसी कारणवश जाना है, तो आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। उसके बाद में जो विक्रेता है वो अपनी कीमत में अगर कमी करता है, अगर कीमत में कमी करता है तो भी वो नहीं टिक पाएगा, क्योंकि लाभ कम हो जाएगा। और ज़्यादा अगर कीमत को कर देता है तो उसकी जो बिक्री है वो जीरो हो जाएगी। ये भी एक इसकी विशेषता होती है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है संप्राप्ति। संप्राप्ति का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु को बेचने से उससे प्राप्त धन संप्राप्ति कहलाता है। अरे आपके आसपास विक्रेता होंगे, कई लोग विक्रय करते हैं। जैसे कोई सब्जी बेचता है, कोई पटाखे बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है, कोई कुछ भी बेच रहा है, तो वो जितनी इकाइयाँ बेचता है तो उतने ही तो पैसे प्राप्त करता है। तो वस्तु की, किसी भी वस्तु की इकाइयों को बेचने से जो धन प्राप्त होता है वो संप्राप्ति कहलाती है। ठीक है, इसका एक निश्चित समय होता है और निश्चित कीमत होती है, यानी किसी निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर बेची गई इकाइयों से प्राप्त जो धन होता है वो संप्राप्ति कहलाती है। ठीक है, कुल संप्राप्ति क्या होती है कि एक निश्चित कीमत पर सभी इकाइयों को बेचने से जो प्राप्त धन है वो कुल संप्राप्ति कहलाती है। समझ में आ रहा है आपको? तो अब आगे चलते हैं। अगर समझ में आ रहा है और आप कुछ सीख पाए हो कि संप्राप्ति क्या होती है, कुल संप्राप्ति क्या होती है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे। अब औसत संप्राप्ति देखेंगे। देखो, औसत का अर्थ क्या होता है? भाग देना होता है। मतलब अपन क्या करेंगे? भाग देंगे। भाई मैथ में औसत निकालते हैं तो भाग ही तो देते हैं उसमें। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी 20 किलो वेट है, ठीक है, 20 किलो गेहूं है, उसको 5 व्यक्तियों में बांटना है, तो बराबर हिस्सा करोगे आप, तो 5 का भाग दे दोगे। ठीक है, और 4 किलो जो वेट है वो एक व्यक्ति के पास आ जाएगा। तो औसत का मतलब क्या होता है? भाग देना। अब सीधा सा फंडा है यहाँ पे, औसत किसी का भी ज्ञात करना है तो औसत संप्राप्ति ज्ञात करनी है तो कुल संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति बटा बेची गई इकाइयों की संख्या, यानी बेची गई इकाइयों की संख्या। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं जितनी आपने प्राप्त की कुल संप्राप्ति, यानी जो तो पैसा प्राप्त किया और जितनी इकाइयाँ बेची, उन दोनों का काम है इधर। टोटल जो पैसा आया उसमें भाग दे दो बेची गई इकाइयों का, तो औसत संप्राप्ति प्राप्त हो जाएगी। दूसरी चीज है सीमांत संप्राप्ति। अब देखो, सीमांत संप्राप्ति, जहाँ पे सीमांत नाम आ गया वहाँ एक अतिरिक्त की बात होगी, यानी एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने से कुल संप्राप्ति में जो अंतर आता है वो सीमांत संप्राप्ति कहलाती है। नोट डाउन कर लो, लिख लो अगर आप लिख रहे हैं तो, कि एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने से कुल संप्राप्ति में जो अंतर आता है उसे सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, आपने पहली इकाई बेची 10 रुपये प्राप्त किए, दूसरी इकाई बेची आपने तो टोटल संप्राप्ति आपकी होगी 18, 3 पे बेची आपने तो 26 हो गई मान लेते हैं। ठीक है,
लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है तो इसमें तो देखो सीमांत संप्राप्ति बराबर ही आएगी, ठीक है। लेकिन ये समझाने के लिए, पहली कोई इकाई को बेचा आपने 10 रुपये में, यह सीमांत संप्राप्ति हो गई। दूसरी, एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने से, एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने से कुल संप्राप्ति में टोटल रिवेन्यू है आपके पास, तो टोटल रिवेन्यू में कुल संप्राप्ति में जो अंतर आता है वो सीमांत संप्राप्ति कहलाती है। 2 से 3 पे आ गए, 18 से 26 पे आ गए, कितना हो गया वापस से 8 हो गए। तो सीमांत संप्राप्ति क्या होती है, एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने से कुल संप्राप्ति में जो अंतर आता है वो सीमांत संप्राप्ति कहलाती है। और पूर्ण प्रतियोगिता तो देखो कीमत निश्चित रहती है तो सीमांत संप्राप्ति भी बराबर है, औसत संप्राप्ति भी बराबर है, और यहाँ पे आपकी कीमत भी बराबर है। जो वक्र बनता है सीमांत संप्राप्ति का वो एक्स अक्ष के समांतर बनता है, कीमत भी यही वक्र बनता है, और औसत संप्राप्ति भी बराबर रहती है। टेबल के द्वारा देखेंगे कैसे, अगर समय मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में अपन टेबल देखेंगे और इसका वक्र देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन पूर्ति, क्या देखना है, पूर्ति। कीमत रेखा उसके साथ साथ आपको बताई जाएगी। पूर्ति क्या होती है भाई, पूर्ति किसी निश्चित समय निश्चित कीमत पर एक उत्पादनकर्ता द्वारा बेचने के लिए तैयार की गई मात्रा पूर्ति कहलाती है। देखिए, अगर मैं विक्रेता हूं और मैंने 100 किलो गुलाब जामुन बना लिए तो ये मेरी पूर्ति नहीं है, ये तो मैंने उत्पादन किया है। देखिए, उत्पादन और पूर्ति में अंतर, एक विशेष अंतर है पूर्ति में और उत्पादन में। उत्पादन क्या है, जो अपने बना लिया वो सभी सारा का सारा उत्पादन है। जैसे 100 किलो गुलाब जामुन मैंने बना लिए, ये मेरा उत्पादन है। लेकिन मैं उनमें से बेचना कितना चाहता हूँ, क्या पता मेरे को ऐसा लग रहा हो कि यार 2 दिन बाद में गुलाब जामुन महंगे हो जाएंगे तो मैं बाद में बेचूंगा ना उनको। तो जितनी इकाइयां मैं जितनी कीमत पर बेचना चाहता हूं वही मेरी पूर्ति है। तो एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की या फिर सेवा की बेचने के लिए तैयार की गई जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, आपकी पूर्ति कहलाती है। बताओ कोई समस्या। अब पूर्ति को क्या क्या प्रभावित करेंगे, पूर्ति यानी आप चीजें बनाते हो उसको कौन कौन प्रभावित करेगा भाई, उसकी कीमत प्रभावित करेगी सबसे पहले, क्योंकि कीमत ज़्यादा होती है तो पूर्ति भी क्या हो जाती है, ज़्यादा, क्योंकि लाभ ज़्यादा हो जाता है। ये पूर्ति का नियम ही है कि जब किसी वस्तु की कीमत में, पहले अन्य बातें लगा दो, अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है, कीमत में कमी होती है तो पूर्ति में भी कमी होती है। सीधा संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है ये। तो सबसे पहले पूर्ति को प्रभावित कौन करेगा, उसकी वस्तु की कीमत करेगी। वस्तु से संबंधित वस्तु की कीमत करेगी। अगर वस्तु से संबंधित कोई दूसरी वस्तु है वो ज़्यादा सस्ती हो गई तो इसकी पूर्ति कम हो जाएगी, ठीक है। परिवहन की लागतें प्रभावित कर सकती है। परिवहन यानी आप कोई कच्चा माल है उसको लाए हो, उसमें ज़्यादा कॉस्ट लग गई है तो पूर्ति को प्रभावित कर सकती है। जलवायु प्रभावित कर देती है। जलवायु कैसी है, जलवायु अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो अपन कम उत्पादन करेंगे। तो ऐसे पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व है। पूर्ति का नियम क्या कहता है, देखो पूर्ति का नियम, आप सभी आसपास क्षेत्र में यानी इस वातावरण में रहते हैं, आप कोई चीज़ खरीदने भी जाते हैं, आप हो सकता है कोई चीज़ बेचते भी हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई तो बनाने वाला क्या करेगा, उस वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा। क्यों, क्योंकि कीमत में वृद्धि हुई है तो प्रॉफिट में वृद्धि होगी, इस वजह से क्या करेंगे लोग, उसकी पूर्ति में वृद्धि कर देंगे। मान लेते हैं कि गुलाब जामुन कह सकते हैं कि 150 रुपये किलो, 150 रुपये किलोग्राम है, और अभी जो प्रॉफिट हो रहा है किसी व्यक्ति को वो पर किलोग्राम 40 रुपये का हो रहा है। अगर ये 300 रुपये किलो हो जाए तो फिर क्या होगा, मान लेते हैं कि चीज़ें कुछ कच्चा माल महंगा हो गया। अगर इसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है फिर कॉस्ट घटाने के बाद, तो सभी क्या करेंगे भी गुलाब जामुन बनाएंगे फिर। तो पूर्ति का नियम क्या है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी होती है, और कीमत में कमी होने पर मांग में भी पूर्ति में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब अनुसूची कैसे बनेंगे, अनुसूची क्या है, अनुसूची यानी सारणी द्वारा जब जो पूर्ति है वस्तु की उसको सारणी द्वारा दर्शा देंगे तो पूर्ति अनुसूची हो जाएगी। यानी विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की
मात्रा को या फिर पूर्ति को सारणी द्वारा दर्शाया जाता है तो वो क्या कहलाती है, पूर्ति अनुसूची कहलाती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आप इस प्रकार से मैं बना देता हूँ। ये मान लेते हैं कीमत है यहाँ पे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, और यहाँ पे पूर्ति में ले लेता हूँ यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, ये 400 तक अपन ले लेते हैं। तो देखिए मैंने किसके द्वारा दर्शा दिया, इसको सारणी द्वारा दर्शा दिया, तो ये क्या हो गई, अपनी अनुसूची हो गई। ठीक है, अब अनुसूची भी देखो व्यक्तिगत होती है, बाजार होती है, लेकिन आगे कभी डिस्कस करेंगे अपन। और बाद में देखो आपके पास पूर्ति है। पूर्ति में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। जो बच्चे कोचिंग से पढ़े हुए हैं उनको सभी को ये चीज़ें बहुत अच्छे से आती है, और जो बीच में कोचिंग छोड़ रखे हैं या फिर जिनको रिवीजन की आवश्यकता है वो यहाँ से देख सकते हैं। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। अब देखो मात्रा में परिवर्तन का अर्थ है कि आपकी कीमत में परिवर्तन होना चाहिए, यानी कीमत में वृद्धि हो गई, क्या हो गई, कीमत में वृद्धि हो गई। अगर कीमत में वृद्धि के कारण उसकी पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति का विस्तार कहलाता है, और कीमत में कमी के कारण उसकी पूर्ति में कमी हो जाती है तो पूर्ति का संकुचन कहलाता है। तो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन जो होता है वो कीमत के कारण होता है, और ये अन्य कारकों की वजह से होता है। तो पूर्ति में परिवर्तन दो प्रकार से, यहाँ पे पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। पूर्ति में वृद्धि की बात करेंगे जब कीमत तो स्थिर रहे और अन्य कारकों की वजह से पूर्ति में वृद्धि हो जाए तो इसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। और पूर्ति में कमी कैसे देखेंगे अपन, जब कीमत तो स्थिर रहे और अन्य कारकों की वजह से कीमत में उसकी पूर्ति में कमी आ जाए तो इसे पूर्ति में कमी कहते हैं। ठीक है, तो ये था वीडियो इसका, आप इसको बार बार देख सकते हैं। और ये देखो थोड़ा सा आप ये देख लो, पूर्ति की कीमत लोच का सूत्र, ये क्वेश्चन आता है। अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और इससे बाहर जाएगा भी नहीं, आप देख लो, पढ़ लो, 8 नंबर इसी से आएंगे। जो आपका पेपर होगा उससे मिला लेना कि ये चीज़ रह गई है, और इसी से आएंगे क्वेश्चन। जो इसके 2 टॉपिक रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, बाकी करीबन ये लेसन हो चुका है। अब देखो पूर्ति की कीमत लोच का सूत्र है Q1 माइनस Q0 बटा Q0 इंटू P0 बटा P1 माइनस P0। अब ये माना जाता है, जैसे अब ये कैसे काम करेगा, मान लेते हैं कि पहले कीमत 20 रुपये थी, पहले कीमत 20 थी, मतलब प्राइस P0, प्राइस P0, और उस पर पूर्ति जो क्वांटिटी थी वो बनाई जाती थी यहाँ पे 100 क्वांटिटी। ठीक है, और बाद में जो कीमत थी वो 100 रुपये हो गई, या फिर इसको मैं थोड़ा ठीक ले लेता हूँ कि 40 रुपये हो गई, तो ये P1 हो गई। और यहाँ पे Q1 क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसका 2 गुना कर देंगे तो 200 रुपये। ये मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, अब बस इसमें यहाँ पे रख देंगे और इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। इस प्रकार से ये पूर्ति का जो वीडियो है ये पूरा होता है। इसका जो शेष रिमेनिंग पार्ट है कुछ है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ आपको समझ में आए, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।